तो आज के लेक्चर में हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक बात देखिएगा, हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी कि भाई कायरल कार्बन होने के बावजूद भी जो है हमारा मीजोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, है ना, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। सो दैट मीन्स कायरल कार्बन एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ना। कायरल कार्बन का होना जो है एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है जो कि किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव कह सके। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? डिसिमिट्री इज द नेसेसरी कंडीशन। समझ रहे हैं बात? डिसिमिट्री इज द नेसेसरी कंडीशन कि जिससे कि ये कहा जा सकता है कि कोई कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अच्छा। सो अब बात, अच्छा, कई लोग यहाँ पे प्राइम के भी बैठे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, बेटा जी कल आपकी क्लास है, कल हमने क्या करना है? कौन सा टॉपिक करना है कल? कौन सा टॉपिक दिया था मैंने आपको करने के लिए? प्राइम में से कोई एक बताए मुझे। मैंने कहा प्राइम वालों को, क्योंकि कल मॉर्निंग में क्लास है, तो कौन से टॉपिक के डाउट्स? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक मिनट, जस्ट मुझे 2 मिनट में आउट ऑफ स्क्रीन हो रहा हूं मुझे। ठीक है, कल के मटेरियल हरविंदर जी से मैं प्रिंट करवा दूं। एक मिनट। ओके, सॉरी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने अपनी स्टेटमेंट इस बात से एंड की थी। मैंने कहा था कि भाई जो कायरल कार्बन है वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, नेसेसरी डिसिमिट्री है। मतलब अगर ये सही है कि कायरल कार्बन होने के बावजूद जो है अगर मॉलिक्यूल सिमिट्रिकल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो मैं समझ गया। आप अग्रिम।
अच्छा, सो अब हम ये कह रहे हैं कि तो भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि कायरल कार्बन ना हो लेकिन फिर भी कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कायरल कार्बन कोई नेसेसरी कंडीशन तो है नहीं। ठीक है, डिसिमिट्री इज द नेसेसरी कंडीशन। सो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विदाउट कायरल कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विदाउट कायरल कार्बन। ठीक है, अब सुनते जाइए। सबसे पहले जिनकी हम बात करने जा रहे हैं दे आर अमाइंस। देखिए, अमाइंस जो मैं डायग्राम बना रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिएगा। ये नाइट्रोजन है, ये इसका लोन पेयर है। देयर इज सम एल्काइल ग्रुप आर, आर डैश, आर डबल डैश। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऊपर लोन पेयर्स हैं। ठीक है, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इसमें डिसिमिट्री है, ना ही इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री है। ठीक है, सो इसका मतलब इस अमीन को ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, लेकिन सुन लीजिएगा, होना चाहिए ना, इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बड़ा अलग फिनोमिना होता है। ये अलग फिनोमिना क्या होता है कि यहां पर ये जो अमीन है ना, ये ये इस तरीके से ये इस तरीके से फ्लिप हो जाती। फ्लिप, सुनिए, ये रूम टेम्परेचर पे होता है। ये फ्लिपिंग क्यों हुई सुन लीजिए। इस ऑर्बिटल का एक छोटा लोब नीचे की तरफ है, तो इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये छाते की तरह ये बड़ा हिस्सा है, आप इसको दबा देंगे, मान लो इसको आप दबा दो तो नीचे वाला फूल जाएगा। नीचे वाला फूलेगा तो ये ग्रुप्स जो ऊपर चले गए। समझ रहे हैं आप बात? समझ गए, है ना? भाई जैसे गुब्बारा है, उसके दो हिस्से हैं, एक ये, एक नीचे भी है।
सॉरी। अच्छा बेटा जी, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि ये इसमें फ्लिप हो गया? और अब होता क्या है कि ये अगर इसमें फ्लिप हो सकता है तो ये इसमें फ्लिप हो सकता है, और ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस, दे आर एक्चुअली क्या है ये, एक दूसरे के इनएंशियोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रूम टेम्परेचर पे इस अकेले को भी लेंगे तो वो फ्लिप होके इसमें चेंज हो जाएगा। अगर आप रूम टेम्परेचर में इसको भी लेंगे तो वो फ्लिप होके इसमें चला जाएगा। मिरर इमेज कैसे? आप इसको उल्टा के देख लो ऐसे, अगर आप इसको ऐसे उलट दो तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। देखो अभी तो ये उल्टा हुआ है ना, आप इस लोब को ऊपर करो ऐसे ही घुमा के, इसको ऐसे घुमा के इसके ऊपर रखोगे, यहां रखोगे सामने तो मिरर इमेज आएगी। बिल्कुल सृष्टि को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना? ठीक है। तो ऐसे में जो है ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन गई। ठीक है। तो आप अगर इसको लेंगे भी तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, मतलब आपको अमाइंस के केस में हमेशा जो है क्या होगा, हमेशा जो है आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। इज इट ओके? ठीक है। सो लेकिन रूम टेम्परेचर पे तो ये फ्लिपिंग आराम से होती है, लेकिन अगर लो टेम्परेचर लेंगे, ठीक है, जैसे -50 ऐसे, सो तब फ्लिपिंग नहीं होती, तब फ्लिपिंग नहीं होती। तो लो टेम्परेचर पे फ्लिपिंग नहीं होती है, तो उसमें जो है आराम से आपको ये आइसोमर अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, बट एट रूम टेम्परेचर फ्लिपिंग अकर्स, सो इसलिए यू ऑलवेज गेट ए रेसमिक मिक्सचर। लेकिन ये फ्लिपिंग उन्हीं में होगी जो कि जैसे ओपन होंगे, जैसे कई अमाइंस ऐसी हो सकती है, सुन लीजिएगा, जैसे मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कई अमाइंस जो है वो ऐसी हो गई, ये हो गई, ये देखो, अब इसमें देयर इज नो फ्लिपिंग, ठीक है, क्योंकि कोई फ्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। सो ऐसे में जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ओ ए का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये हमेशा, क्योंकि फ्लिप क्यों नहीं होगी, इधर से बंधी हुई है, ये रिंग से बंधी हुई है, तो ये लोब नीचे नहीं आ सकता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है ऐसी वाली अमाइन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहे। आई होप हाई टेम्परेचर पे भी नहीं होगी, आयरन हाई टेम्परेचर पे भी नहीं होगी, क्योंकि उसको पूरा छाता ऐसे खोलना चाहिए ना। ठीक है, आप देख रहे हो नीचे से बंध गया, यहां से हमने इसको बांध दिया है, तो तब फ्लिपिंग नहीं हो पाए। इज इट ओके? सो पहला एग्जाम्पल ये था, मतलब इसमें कायरल कार्बन की जगह कायरल नाइट्रोजन। सो पहला एग्जाम्पल ये आ गया जहां पे कि आप फ्लिपिंग नहीं हो पाए। दैट्स ओके, ठीक है। अब अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट सल्फेट्स। सल्फेट्स में आप देखें कि जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन 16 ले लिए, ये ऑक्सीजन 18 है सपोज, ये OH है और ये OD है। इसमें भी अगर आप देखें सो इट इज कायरल सल्फर, इसमें भी अगर आप देखेंगे सो इट इज कायरल सल्फर। सो ऐसे में जो है हम कहेंगे कि ये अब ऑप्टिकली एक्टिव। देख रहे हैं आप, इसमें भी कोई सिमिट्री नहीं है। एक मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि अब मैं
ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई आपको? हैव यू गॉट दिस? यहाँ पे OH है, यहाँ पे OD है, S18 है, O16 है। सुन लो सुन लो, ये O18 है, ये O16 है, नॉर्मल ऑक्सीजन है, ये इसका आइसोटोप है, ये H है, ये इसका आइसोटोप है। तो आप देख सकते हैं टेट्राहीड्रल है, ठीक है, और इसमें जो है कायरल कार्बन नहीं है, और फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। मैं देख रहा हूं आपको नोट्स जो है वो बहुत, मतलब आपने नोट्स देखे होंगे, वो किस तरीके के लगे आपको नोट्स? नोट्स में देख रहा हूं कि यहाँ पर जो है अच्छे नोट्स हैं। सुन लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नोट्स देख रहा था आपको जो है, जो दिए गए हैं, ठीक है, टफ हैं थोड़े थोड़े। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सृष्टि मोक्षा, सुन लो। है क्या कि ये जो नोट्स मैंने दिए हैं ना, एक दिन स्पेशली मैं लगाऊंगा, जिसमें कि इस टॉपिक को करने के बाद उस नोट्स में जो डाउट्स होंगे उनको मैं ले लूंगा, जिस जिस पॉइंट पे होंगे आपने मेरे को बताते जाना है, ठीक है ना, उनको हम आगे करते जाएंगे, ठीक है ना, वो क्लियर कर दूंगा मैं आपके, कोई क्वेश्चन में डाउट हो कुछ हो, सो आई विल टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है ना, वो नोट्स हम कर लेंगे। सुन लो, थर्ड वाला केस जो है, थर्ड वाला केस आप देखिएगा, इट इज एलीन्स। एलीन्स, जबरदस्त बातें आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। देखो, यहां पर नोट्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है मेडिकल वालों को। सुन लीजिए, एलीन्स में, एलीन्स में क्या है, सबसे पहले आप नॉर्मल एल्कीन देखो। ये नॉर्मल एल्कीन है, सपोज देर इज ए, देर इज बी, देर इज ए, देर इज बी, ये नॉर्मल एल्कीन है, ठीक है, ये नॉर्मल एल्कीन है। इस एल्कीन में क्या है, ये सारे एटम्स जो है दे आर इन प्लेन, ये सभी एक प्लेन में, आप देख रहे हैं, ये सारे जो हैं एक ही प्लेन में, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम बात कर रहे हैं एलीन्स की, एलीन्स की। अभी मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि यहां से मुझे शुरुआत करनी है। जैसे अगर हम इस पाई बॉन्ड को देखें ना एल्कीन में, एल्कीन में जो पाई बॉन्ड है बेटा जी, वो ऐसे होता है। एल्कीन में पाई बॉन्ड कुछ ऐसे होता है, ऐसे। अब देखो, अब मैंने ए बी को आउट ऑफ प्लेन कर दिया, पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, ऐसे है। और अब आप देख सकते हैं, ये ए बी ए बी ए बी चारों एक ही प्लेन में है, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ठीक है, सारे ए बी एक ही प्लेन में है, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, एल्कीन में। पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। सो सारा मॉलिक्यूल जो है प्लेनर है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है। सो इसका मतलब जो एल्कीन हमने ऐसे बनाई थी, उसमें जो है सारे एक ही प्लेन में होंगे, दैट्स फाइन। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे इसमें देखो, ये बोर्ड के प्लेन में है और ये परपेंडिकुलर, इट इज एलीन। ऊपर लिख देते हैं, इट इज एलीन, या यही हो, ये एलीन है। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये आउट ऑफ प्लेन क्यों है, ये प्लेन में क्यों है? चलो बोर्ड पे बना के देखते हैं डायग्राम, इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो, ये पाई बॉन्ड अगर बोर्ड के प्लेन में है, दो कंजक्टिव पाई बॉन्ड्स हैं, अगर ये प्लेन के बोर्ड में है,
तो यहाँ पर ए और बी को आउटसाइड द और इनसाइड ही होना चाहिए, जैसे कि हमारे नॉर्मल पाई बॉन्ड में हो रहा था कि पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर में ए और बी। सही है बात। लेकिन अब जो बेटा जी साथ में जो पाई बॉन्ड आ गया, अब आप देखो कि यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे है ना। सो ये क्या है, बोर्ड के परपेंडिकुलर। सो दिस इज ए। अब अगर ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो ए और बी को जो है बोर्ड के पैरेलल होना चाहिए, बोर्ड के प्लेन में होना चाहिए। देखो आए ना, बात समझ में आई। क्योंकि ये बीच के दो पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। हार्दिक को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। मोक्ष को आ गई, ठीक है। सो तो चलिए, आपको ये बात समझ में आ गई कि एलीन में जो दोनों जो ये होते हैं वो जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि आपको इस मॉलिक्यूल में, इसमें तो मैं बता दूं, इस मॉलिक्यूल में तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। कैसे मिलेगा, सुन लो। एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे, आप जिस प्लेन में, मान लो बोर्ड के प्लेन में रखे हुए हैं ये, तो बोर्ड के प्लेन में ही आप कट लगा दो। तो आधा ए आधा ए, आधा बी आधा बी, मतलब येलो बॉल रेड बॉल, बी को रेड मान लो, ए को येलो मान लो। तो ऐसे काटोगे तो हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर में कट जाएंगे। और से कार्बन काली बॉल मान लो, तो सारे आधे आधे कट जाएंगे ना, क्योंकि ये बोर्ड के प्लेन में है। सही बात है, क्योंकि ये प्लेनर, ठीक है। लेकिन क्या आप ऐसा इसमें कर सकते हो? आप मान लो अपने दिमाग में कार्बन काली बॉल है, बी वाला ब्लू बॉल है, ए वाला जो है व्हाइट बॉल है। क्या आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं? हार्दिक ने कहा नहीं, मोक्ष भी कह रहा है नहीं, सृष्टि भी कह रहा है नहीं, सृष्टि ने भी कहा कि नहीं है, ठीक है। सो बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो बोर्ड के प्लेन में अगर आप कट लगाओगे, ऐसे लगाओगे, आधे ए आधे बी को काटोगे ऐसे, तो यहां पर आगे बी आएगा, पीछे ए रह जाएगा, है ना। सो मिरर इमेज नहीं बन पाएंगी। और अगर आप परपेंडिकुलरली काटोगे तो ये तो आधे आधे कट जाएंगे, लेकिन फिर इधर से ऊपर ए रहेगा, नीचे बी रहेगा। मतलब एनी हाउ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। सही बात है। सो जब ऐसा नहीं है तो इट मींस ये जो हमारा एलीन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सही है बात। अच्छा, लेकिन इसकी जो ऑप्टिकली एक्टिव होने की जो रिक्वायरमेंट क्या है, कि कार्बन के साथ जो है जो दो ग्रुप्स हैं वो सेम ना हो। अगर किसी भी कार्बन के साथ दो ग्रुप सेम हो गए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। सही है बात। मतलब दोनों ग्रुप जो है जैसे अलग होने चाहिए, ये चलेगा। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी चलेगा, लेकिन ए बी सी सी नहीं चलेगा, ए बी सी नहीं चलेगा। एक कार्बन पे, किसी भी कार्बन पे अगर सेम आ गए तो जो है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग बेटा जी मेरा पॉइंट और नॉट? मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये लिख दिया यहाँ पर कि एक कार्बन पे जो है सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो एलीन्स में मामला ये है। लेकिन एलीन को समझ लेना, ये एलीन है, ठीक है। एलीन में दो कंजक्टिव होते हैं। मतलब ये नहीं चलेगा, जैसे ये वाला नहीं चलेगा, ऐसे वाला नहीं चलेगा, ये एलीन नहीं। इट इज कॉन्जुगेटेड डाइन, डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, ये एलीन नहीं। साथ में डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। इज इट ओके? ठीक है। सो ये एलीन। अच्छा, एक बात और सुन लो। मतलब ऐसा नहीं है कि एलीन में ही ये होगा, ये भी मैं बात कर दूं। देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। हम जानते हैं कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, सही बात है। इसमें सिस्ट्रांस हो सकता है, सही बात है। अच्छा, किसी में अगर
चलो ये भी हटा देते हैं, हम समझ गए। आप अगर किसी में दो डबल बॉन्ड हैं तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, कंजक्टिव में, कंजक्टिव साथ साथ में। लेकिन अगर किसी में तीन डबल बॉन्ड्स हैं तो उसमें अगेन जीआई आ जाएगा। क्यों क्यों जीआई आएगा? मान लो इधर भी डबल बॉन्ड आ गया तो फिर ये बोर्ड के प्लेन में, आउट ऑफ द प्लेन, अगले वाला पाई बॉन्ड फिर से बोर्ड के प्लेन में होगा, और उसके जो बॉन्ड ये ए और बी होंगे वो बोर्ड से अंदर बाहर होंगे। सो ऐसे में उसमें भी जीआई होगा क्योंकि वो प्लेनर हो जाएगा। सही है। अच्छा, और फिर अगर चार वाला हुआ उसमें ओ आई होगा। मेरी बात समझ गए? क्या बात है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है, ओ सॉरी मैंने मिटा दिया भाई। ठीक है, सुन लो। अच्छा, अब इसके बाद जो है, जो चौथी कैटेगरी आ गई, दैट इज हम बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स क्या होते हैं? बाइफिनाइल्स ऐसे होते हैं। बाइफिनाइल्स जो हैं ऐसे होते हैं। अब इनमें क्या है? इन बाइफिनाइल्स में ये इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से होगा, सुनते जाइएगा मेरी बात। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो रिंग है, ध्यान दीजिएगा, जो रिंग है एक बोर्ड के प्लेन में है अगर बेटा जी, तो एक जो है परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। अब उसके लिए मेरे को इसमें थोड़ा सा 3D का टच देना पड़ेगा। ये ऐसे, क्या आप समझ रहे हैं कि ये बोर्ड के प्लेन में और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर में है, एक दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है इस टाइम। ठीक है, अब सुनो, अब सुनिए, इसमें एक दो कंडीशंस होती हैं। ये ऐसे नहीं है कि अभी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। आप देखो, इनमें आप साइट्स देखो, एक, दो, तीन और चार। इन चार जगहों में से ये चारों ऑर्थो पोजीशंस हैं। इनमें से एटलीस्ट टू पोजीशंस, इनको कह रहा हूं मैं टू ऑर्थो पोजीशंस should be occupied by heavy groups। हैवी ग्रुप मतलब एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन कोई भी चलेगा, बट हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, ईच रिंग शुड बी unsymmetrical along the line
joining two rings. Is it okay? दो रिंग्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब देखो, अब सुनो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। अच्छा, आपने मतलब यहां पर, क्योंकि हर हर बार हम 3D नहीं बनाएंगे। 3D ये आप दिमाग में रखिए कि ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के प्लेन में है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, यहां पर मान लो आपने यहां भी क्लोरीन लगा दे सपोज, सो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें होगी। चेक कैसे किया हमने? भाई दो जगह जो है हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप लगा हुआ है, एक बात। और दूसरा, अगर आप इस लाइन के अलोंग देखें, ये लाइन है जो कि दोनों रिंग्स को ज्वाइन कर रही है, तो इसमें नीचे क्लोरीन है, ऊपर कुछ नहीं है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। इसको देखें, ये भी अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्लोरीन है, नीचे की तरफ कुछ नहीं है। लेकिन मैं दूसरा एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे अगर हम कहें कि भाई यहां पर मान लो जैसे लग गया फ्लोरीन, और इधर भी लग गया फ्लोरीन, और इधर ब्रोमीन लगा दिया, अब दो की जगह तीन ग्रुप लग गए। लेकिन मामला पता क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है सिमिट्री आ गई। क्या आ गई? इसमें सिमिट्री आ गई। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? ठीक है। हाँ, सृष्टि को समझ में आ रहा है। सृष्टि बहुत बढ़िया कर रही है, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग मुझ तक पहुंचाते हो तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। जैसे NO2 है, अब यहां पर मान लो, देखो यहां पर मान लो Br है, और यहां भी Br है, तो चलेगा। तो कैसे चलेगा? क्योंकि इसमें भी अगर आप देखें, सो इसमें मिरर नहीं आ रहा है, मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन सामने थे, Br Br सामने नहीं है, ये इधर है, ये इधर है, तो इसमें जो है अलोंग द लाइन में ही पैरेलल होना चाहिए। तो इसमें देयर इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा जी? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हम्म, सो दैट्स नाइस। और ये देखो, पता है क्या है, अब इस टॉपिक का 12th में, हाँ इसके ऊपर वाला मैं दोबारा बताता हूँ। देखो ना, आपको एक रिंग में मिरर में दिख रही है ना, इधर फ्लोरीन है तो इधर फ्लोरीन है, ये बीच में हमने मिरर लगा दिया। हमने कहा था लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो है अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, लेकिन ये तो सिमेट्रिकल हो गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया। ये सिमेट्रिकल नहीं, ये ब्रोमीन इधर है, इधर होता तो सिमेट्रिकल होता। ठीक है, मैंने कहा एटलीस्ट वन, ईच रिंग कहा, ईच रिंग। एटलीस्ट वन भी होगा तो बस। ठीक है। हाँ चलिए। सो मैंने कहा कि 12th में पढ़ने का यही फायदा होता है कि हम किसी भी लेवल तक टॉपिक को ले जा सकते हैं। 11th में करते तो आधे लोग भाग जाते कि सर इतना टफ है केमिस्ट्री। ठीक है ना? अब वी आर एट द एंड और आपको आराम से समझ में आ रहा है, मतलब ठीक है। और देखिए, स्पाइरो कंपाउंड्स में अगर आप देखिए, देखो ये तो है नॉर्मल, नॉर्मल कंपाउंड। यहां पर मान लो ये स्पाइरो कंपाउंड नहीं है, ये नॉर्मल जो है एक स्क्वायर साइक्लोब्यूटेन है, उसके अलोंग लगे हुए हैं। इसमें अगर देखो, आप मेरे साथ देखते जाइए, इसमें अगर आप बोर्ड के परपेंडिकुलरली कट करोगे तो पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली कट हो जाएगा। कट रहा है ना? आधा ए आधा बी, आधा ए आधा बी, और ये CH2 ऊपर नीचे रह जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा, ऐसे आप काट सकते हो उसको। तो इसमें देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हो।
कि फिर बी को बाहर ए को अंदर? ठीक है, ठीक है। जयकरण, सुन ले, नोट करना बेटा तेरी जिम्मेवारी है, जल्दी से नोट करना है। ठीक है, अब तू फिफ्थ क्लास का बच्चा नहीं है। देर इज नथिंग कॉन्सेप्ट लाइक हाफ बोर्ड। मेरे पास है ही इतना छोटा सा बोर्ड है, इससे बड़ा लूंगा, इससे ये बड़ा भी है, नीचे तक है, ये मैंने ऐसे ये किया हुआ है, फिर आपको दिखेगा नहीं, तो मेरे पास स्क्रीन छोटी है। या तो आप ऑन द स्पॉट नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, या तो बाद में नोट करें। ठीक है, वो बड़े बोर्ड पे होता है कि हाँ ठीक है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, सुनो सुनो। हाँ मुझे पता है, वो बड़ा धीरे लिखता है, वो पहले से ही धीरे लिखता है। ठीक है, वो मुझे पता है, तभी तो मैं उसको कह रहा हूँ कि गलती तुम्हारी है, हम नहीं सुधरेंगे। ठीक है, सुनो, ये अब देखो, इसको अब देखो, ये दो रिंग्स मैंने इकट्ठे कर दिए, एक रिंग बोर्ड के प्लेन में है, ये बोर्ड आउट ऑफ द बोर्ड है, देख रहे हैं आप? अब अगर बेटा जी इसमें मैं ए और बी लगाता हूं, ए बी, तो इसमें ए एंड बी जो है ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड आ जाएंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 3D स्ट्रक्चर है। इसमें ओ आई होगा, क्योंकि इसमें इसमें जो है आप कट लगा के बराबर कट ही नहीं सकते, इसमें पीओएस सीओएस है ही नहीं। लेकिन डबल बॉन्ड की तरह ही मसला है, डबल बॉन्ड की तरह ही है। अगर हम इसमें अगर हम यहां पर 3 रिंग ले लेंगे बेटा जी, तो फिर से वो बोर्ड, फिर से वो ए एंड बी ग्रुप को ही देखो आप सिर्फ ए एंड ग्रुप बी ग्रुप पे अपना ध्यान दीजिए। अगर आप देखोगे ये दोनों जो है एक ही प्लेन में आ गए, सो अब इनमें जी आई होगा, समझ रहे हो आप? नोट करते जाइए। अच्छा, समझ आ गई बात? हैव यू गॉट दिस, से यस और नो? मेरा ध्यान नोट्स पर था कि ठीक है। हाँ डबल बॉन्ड की तरह ही है ना, चलो आपने यस कर दी, आगे बढ़ते हैं। सुनो, अब ध्यान दीजिए, द नेक्स्ट थिंग, नीट में भी आएंगे प्रांजल, बिल्कुल, ये जो लास्ट है ये नीट में आएंगे, ये जो लास्ट स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स हैं विदाउट कायरल कार्बन, ये नीट में आते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट इज इनेंशियोमेरिक एक्सेस। ये इनेंशियोमेरिक एक्सेस का क्या मामला है? पोइम सुनानी है? अच्छा, ये इनेंशियोमेरिक एक्सेस का क्या मामला है, सुन लीजिए। मतलब इनेंशियोमेरिक एक्सेस हमें ये बताता है कि एक इनेंशियोमर दूसरे से कितना एक्सेस में, कितना परसेंट एक्सेस में। जैसे मान लो आर एस, मान लो आप रिस्पेक्टिवली, अगर दोनों 50-50% है तो रेसमिक मिक्सचर है, ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 होगी, तो इनेंशियोमेरिक एक्सेस इज 0। ठीक है, हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। ठीक है,
एक एग्जांपल ले लेते हैं तो इट्स बेटर, ठीक है, कि लेट कंपाउंड एक्स हैज अल्फा इक्वल टू +or -70 डिग्री। ध्यान देते जाइएगा। मान लो किसी का स्पेसिफिक रोटेशन जो है प्लस, भाई अगर उसका एक डेक्स्ट्रो वाली फॉर्म है तो +70, लीवो वाली है तो -70, मतलब उसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है +-70 डिग्रीज है। अच्छा, अब परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सेस इज गिवन बाय थीटा ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय अल्फा, ये स्पेसिफिक रोटेशन, और किसी की स्पेसिफिक रोटेशन इसकी जो है हमने कहा +-70 डिग्री। अब सुनते जाइए, हमने अलग अलग सैंपल्स लिए हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। जस्ट आप देखिए, ये मिक्सचर नंबर, परसेंटेज ऑफ डी, परसेंटेज ऑफ एल, और ऑप्टिकल प्योरिटी ओपी, और इनेंशियोमेरिक एक्सिस, इसको ऑप्टिकल प्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। एंड देन थीटा ऑब्जर्व। ध्यान देते रहिए, एक दो एग्जांपल्स दूंगा, आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। देखो मिक्सचर नंबर 1 में मान लो दोनों 50-50 डिग्री, 50 डिग्री ये, 50 डिग्री ये, तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है? नील, जीरो है, कोई भी ये नहीं है। और ऐसे में थीटा भी 0 डिग्री ही होगा, सभी जानते हैं, रेसमिक मिक्सचर है इस टाइम पे। लेकिन दूसरे सैंपल में देखिए, दूसरे सैंपल में अगर ये 60% है प्लस वाला, और ये 40% है, तो ऐसे में ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होगी? 20%। मतलब इसकी रोटेशन को ये कैंसिल कर देगा, इसकी रोटेशन को ये 40-40 की तो कर देगा, एक्स्ट्रा कितना रहा? 20%, ठीक है। इज इट ओके? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये 60 है, ये 40 है, तो 20% ऑप्टिकली प्योर रहा ना, 40-40 तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है, समझ आ रही है बात? तो ऐसे में जो थीटा होगा दैट विल बी इक्वल टू 20% इंटू 70/70 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ गया जी? यहां पर आ गया हमारे पास 14%, 14% इज, ठीक है, थीटा ऑब्जर्व। इज इट ओके? ये थीटा ऑब्जर्व तो 20% की वजह से ही होगा ना, फिर बाकी 40-40 तो कैंसिल हो गया। अच्छा, थर्ड, 70-30, अब क्या होगी? बोलो बोलो, कितनी होगी ये ऑप्टिकल प्योरिटी? कितनी आएगी? कोई, हाँ 40, सही बात है। सो 40 × 70/70 इज इक्वल टू 28%। और अगर ये 20 है, ये 80% हो गया, सो ऐसे में कितनी आ गई? बोलो, 60। बहुत बढ़िया। बस थीटा इज 60 × 70/70 इंटू 100, है ना, इंटू 100 करना है यहाँ पर, इंटू 100 इज इक्वल टू 42%, 42 डिग्रीज, सॉरी ये परसेंट मैंने गलत लगा दिया, 42 डिग्रीज, ठीक है, डिग्री डिग्री डिग्री, ओके। समझ आ गई बात? नोट करें, नोट करें।
जम्मू कब आओगे? मतलब जम्मू में ही हूं मैं। वो जम्मू में ही हूं मैं भाई। बस नोटिफिकेशन आना बाकी है। ठीक है, खुलेगी तो खुलेगी। 1 तारीख से हम कर रहे हैं प्रेडिक्ट कि खुलेगी। ठीक है। बाकी स्टेट में तो खुल गई, यहाँ भी खुलेगी। ठीक है। देखो, हर हालत में जैसा हमें सस्पेक्ट हो रहा है, 15 अगस्त से पहले तो ये खोलेंगे। 15 अगस्त से पहले तो हर हालत में खोलेंगे। ठीक है। कोचिंग कोचिंग। ठीक है। तो मतलब ठीक है, ये हो सकता है पहले की जगह 5 को खोल दें, अब ये डिपेंड। क्योंकि ठीक है, मोशन ट्यूटोरियल ऑफलाइन खुल गया है। अच्छा। बेचारा मोशन खुला ही नहीं यार, वो ऑफलाइन क्या खुलेगा? हमने यहाँ पे एलन को सिर नहीं उठाने दिया। वो ठीक है, वो दैट इज ठीक है। हाँ, डेल्टा वेव। नहीं नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं ना, कोई समवन इज सेइंग कि मोशन खुल गया सर। 1 मिनट दीजिए मुझे। कोई कह रहा है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो कोई कह रहा है कि जो है मतलब 1 मिनट 1 मिनट। पकड़े वही, पता है क्या होता है जब आप स्मॉल स्केल पे करते हैं ना, देखो, स्मॉल स्केल पे आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास 10 बच्चे हैं तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, मोशन वैसा कर रहा होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, और मोशन है ही नहीं यार, जम्मू में सक्सेसफुल है कहाँ मोशन जो है, ठीक है ना। आप भी जानते हैं, आप जाके देख आओ, एक आध एक लगाए आओ क्लास जो है वहां पे, अब कुछ नहीं है, वो हो गया, खत्म हो गया मोशन जो है। ठीक है। तो अब एलन का था, वो भी बेचारा जो है, ठीक है, उससे भी ड्रॉप आउट हो गए बहुत। पहले तो स्टार्टिंग में तो ली कई बच्चों ने एडमिशन जो है, लेकिन अब ड्रॉप आउट इतने हो गए हैं। ठीक है। वो आलतू फालतू के टीचर ले रहे हैं यार जम्मू के लिए। ठीक है। इन्होंने, हाँ बिल्कुल। ठीक है यार, कम से कम फिनिक्स की एक क्रेडिबिलिटी है कि मैं और महिला सर पढ़ाते हैं ना, हम लोग तो, ठीक है ना, 10 साल से जम्मू में बैठ के पढ़ा रहे हैं, हमारे क्रेडेंशियल्स को हर कोई जानता है। ठीक है। एलन क्या कर रहा है, उसने यहीं के लोगों को फ्रेंचाइजी दी है। ठीक है। हाँ यही बात है, एलन को तो 3 स्कूल के प्रिंसिपल्स नहीं खोला है, सही बात है। अब वो स्कूल्स ऐसे हैं जो कि खुद स्कूल भी नहीं चलते, वो स्कूल भी नहीं चलते हैं, तो उन्होंने कुछ पैसा कमाने के लिए जो है उसको, फिनिक्स जो है 2013 में हुआ था। हम्म। तो थैंक यू थैंक यू। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8 साल। ठीक है ना, लेकिन मैं जम्मू में हूं ना, उससे पहले बंसल में भी थे ना यार, उससे पहले बंसल में थे, उसको भी तो गिन। हाँ, आई एम द ओनर ऑफ फिनिक्स, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, ऑफलाइन का देखो यार,
अब तो जब सरकार बताएगी ना तभी करेंगे ऑफलाइन का, मतलब मैंने कहा कि खोलने हैं इनको, ये तो आप मेरी मान लीजिए कि 15 से पहले उनको ओपन करना है। ठीक है। संदीप सर भी ओनर है, बिल्कुल, दो ओनर है ना हम। ठीक है। सो अभी अभी कुछ चक्कर में मत पड़ना। ठीक है। मतलब ये बता दूं मैं आपको कि हम ही कुछ टीचर्स हैं जो कि यहाँ पे टिके हुए हैं इतने साल से। ठीक है। मतलब हम लोगों का है कि हम लोग जो है पढ़ाते रहेंगे। आपने देखा था फिनिक्स में, मतलब कई बार क्या होता है कि फिनिक्स के कई टीचर खोल लेते हैं, बाहर भी खोल लेते हैं, आपने देखा था। आपने वो मंजर देखा होगा, कुछ पुराने स्टूडेंट ने जब 9th 10th में होंगे, वो बाहर खोलते हैं, 3-4 महीने में भाग जाते हैं। अग्रिम एटॉमिक स्ट्रक्चर के वो डाउट्स हम करेंगे, जो मैंने आपको दिए हैं उनको हम खत्म करेंगे, और कल मैं आपको नया शीट दूंगा। नहीं, एटॉमिक और साथ में हाँ प्रोडिजी नाम का खुला था, ठीक है ना, मिशन आईआईटी खुला था। ठीक है, सब फ्लॉप हो गए। हाँ, सृष्टि इसी के साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म होता है। ठीक है। तो आप लोग, मतलब बैचेस का क्या सीन है? बैचेस का मैं कैसे बताऊं प्रभनूर? अब हमें जो नॉलेज है कि पहली से ये ओपन कर रहे हैं। ठीक है। आप देखिए, फिनिक्स की ट्रस्टेबिलिटी पे अब तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। आप देखो फिनिक्स की। ठीक है। कि हाँ, न्यू एंड ओल्ड बैच बनेंगे। ठीक है ना। अगर मान लो हम लोग कोरोना में भी 2 साल यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है। कोरोना में भी, कोविड में भी, बिल्कुल 2 बैच होंगे जी। न्यू एंड ओल्ड बनाएंगे। ठीक है। एक में पूरा ऑफलाइन करवाएंगे, फिर से कराएंगे कोर्स जो है, वहीं से सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करेंगे, फिर से फिजिकल के टॉपिक्स कराएंगे ऑल। ठीक है। दूसरे में कंटिन्यू हो जाएगा, यहीं से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा भी होगा जिसमें कि स्टूडेंट ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग वो ऑनलाइन देख सकते हैं, तो 2 नहीं 3 तरह के हो जाएंगे। प्रवनूर लास्ट ईयर भी हो गया था, लास्ट ईयर भी हो गया था, कोई मसला नहीं। ओल्ड बैच में बिल्कुल रिवीजन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, टाइम ही नहीं है। न्यू बैच जो बनेगा उसमें लेक्चर्स जैसे हफ्ते में 6 दिन या 7 दिन इस तरीके से लगते हैं। ठीक है, तब जो है हो पाता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तब तक टेक केयर। बाय बाय। ठीक है, आप जो टॉपिक बोलोगे वही करूंगा। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक बोल रहे हो, प्लीज बोर्ड पे लिख दो। सुबह होगी, सुबह। अच्छा, 2 तरह के बोल रहे हो यार, पी ब्लॉक या कौन सा करें भाई, नेक्स्ट टॉपिक। आकर्षित कह रहा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, आकाश भी पी ब्लॉक कह रहा है। ठीक है, मोक्ष हेलो कह रहा है। अच्छा, निखिल जीरो ब्लॉक कह रहा है, क्या जीरो कौन सा होता है भाई? न्यू बैच में, हाँ न्यू बैच में एकेडमिक्स को प्रायोरिटी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं खुद डिसाइड कर लूंगा भाई। ऑनलाइन चलेगी साथ में, ऑनलाइन साथ में चलेगी।